और बड़ी खबर है, 1 मिनट से भी कम का वक्त बचा है और आरबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली रिजल्ट जारी करेंगे, नतीजे जारी करेंगे। 12,14,512 छात्र रजिस्टर्ड थे। साथ ही 3 अन्य परीक्षाओं के नतीजे भी जारी होने हैं। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा में 48,843 परीक्षार्थी हैं। प्रवेशिका परीक्षा में 8,355 और वरिष्ठ उपाध्यक्ष परीक्षा में 3,823 पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है। तो इन चारों के जो नतीजे हैं वो थोड़ी ही देर में जारी होंगे। महज कुछ सेकंड्स के बाद आरबीएसई 10वीं का रिजल्ट बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली जारी करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि पहले सरकार चाहती थी परीक्षाएं कराना, लेकिन जिस तरह से कोरोना की स्थिति रही, ऐसे में सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि परीक्षा नहीं कराएंगे, परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। फिर कुछ वक्त लगा, लेकिन 10वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला भी तैयार हो गया। और लीजिए बड़ी खबर, 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। परीक्षा परिणाम जिसमें कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे 12,55,657। परीक्षा में बैठे अपीयर्ड हुए विद्यार्थियों की संख्या 12,55,385। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी 12,49,833। सप्लीमेंट्री केवल 1। परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.56%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,97,660। सप्लीमेंट्री 1 और उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.5%। उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 5,52,173। सप्लीमेंट्री 0। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.62%। ये माध्यमिक और व्यावसायिक का परीक्षा परिणाम। अब प्रवेशिका तूने स्टैंड पे लगा रखा है क्या? तो हमारा पकड़ ही लेता है। प्रवेशिका का जिसमें कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे 8,347। परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या 8,347। कुल उत्तीर्ण 8,298। सप्लीमेंट्री 0। परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.41%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 4,179। सप्लीमेंट्री 0। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.36%। उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 4,119। सप्लीमेंट्री 0। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.47%। ये प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम। अरे यार, ऊपर कर रहा हूँ तो कट रहा है क्या फोन? नीचे करने के लिए। अरे यार, इंतजार खत्म हो चुका है। रिजल्ट जारी कर दिए गए। आरबीएसई 10वीं के नतीजे आ चुके हैं और साथ ही 3 अन्य परीक्षाओं के भी। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने रिजल्ट जारी कर दिया है। बारह लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे क्लास 10th की एग्जाम्स के लिए और रिजल्ट आ चुका है। वो अपने नंबर्स देख सकते हैं। इसमें रजिस्टर्ड विद्यार्थियों की संख्या 3,750। परीक्षा में बैठे 3,750। कुल उत्तीर्ण 3,741। सप्लीमेंट्री 1
परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.79%। इसमें छात्रों की संख्या 1898, सप्लीमेंट्री 1, उत्तीर्ण 99.69%। छात्राओं की संख्या 1842, सप्लीमेंट्री 0, उत्तीर्ण प्रतिशत 99.89%। ये वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम। स्पीड एकदम से कम हो गई। इस वर्ष अब आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। इस वर्ष परीक्षाएं नहीं हुई और कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम कक्षा 9, 8 एवं 10 के आधार पर निर्णय किया गया और इसकी वजह से कुछ परसेंटेज अधिक आए, जबकि विगत वर्ष 12,14,512 छात्र रजिस्टर्ड थे 10वीं में आरबीएसई के और उनके नतीजे जारी कर दिए गए हैं। साथ ही 3 अन्य परीक्षाएं माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा, प्रवेशिका परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे, परीक्षार्थी थे, उनके भी नतीजे जारी कर दिए गए। और पासिंग परसेंटेज जान लीजिए। आउट ऑफ टोटल 99.56% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। जिस तरह का फॉर्मूला डिजाइन किया गया और जिस तरह से कहा गया कि किसी भी छात्र को फेल नहीं करना है, ऐसे में यह तो तय था कि परिणाम बेहतरीन रहेंगे और टोटल पासिंग परसेंटेज जो है वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है। पहले छात्रों को मुर्गा बनाया, फिर बाल पकड़कर घसीटा, इसके बाद लकड़ी की बेंत से तब तक पीटा गया जब तक छात्र जमीन पर नहीं गिर गया। जी हां, तस्वीरें देखिए। बेरहमी की ये तस्वीरें जरूर 4 महीने पुरानी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि शिक्षा के मंदिर में इन छात्रों पर बेरहमी की गई, जिसके बाद अब पीड़ित छात्र का परिवार अपने 15 साल के बच्चे को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक इन्हें न्याय भी नहीं मिला है। यह मामला 8 मार्च 2021 का है, जब घर से स्कूल की दूरी ज्यादा होने और छात्र की तबीयत खराब होने की वजह से परिजनों ने उसे मोबाइल देकर स्कूल भेजा था। तभी स्कूल पहुंचने पर स्कूल डायरेक्टर प्रताप सिंह को उसके मोबाइल लाने का पता चला तो उन्होंने आव देखा न ताव और थप्पड़ मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा अब तो इन्हें ही किसी मामले में फंसा देने तक की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद अब पीड़ित छात्र के परिजनों ने न्यूज 18 के जरिए न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे जानवरों को भी नहीं मारते, उससे बुरी तरह से हमारे बच्चे को नहीं, 2 अन्य बच्चों को भी मारा गया है। मेरे घाव इतने भयंकर थे कि भर्तिया हॉस्पिटल में 3 दिन तक बच्चा भर्ती रहा है। इसके अलावा जब हमने स्कूल डायरेक्टर को ओरमा देने के लिए गए तो स्कूल डायरेक्टर ने हमें कहा कि मैंने बच्चे को मारा ही नहीं। बच्चा उस दिन अपसेट था और हमें भी उल्टी धक्का मार के स्कूल से भगा दिया। और इसका जब मैंने कहा कि मैं बिसाऊ थाने में गया तो बिसाऊ थाने वालों ने भी मुकदमा लेने से मना कर दिया। उसके बाद चूरू बाल कल्याण समिति के माध्यम से मैंने ये मुकदमा दर्ज करवाया और जिस पर अभी तक कोई पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 कुछ अहम सवाल उठा रहा है। आखिर 4 महीने बीत चुके हैं मामला सामने आए हुए, 4 महीने बीत चुके हैं न्याय की गुहार लगाते हुए, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो जो सीसीटीवी फुटेजेस हमने आपको दिखाए वो कुछ तो कहानी बयां करते हैं। प्रशासन अगर इसे देखता तो उन्हें कुछ तो कहानी लगती, कुछ तो कार्रवाई होती, लेकिन 4 महीने हो गए अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों? स्कूल संचालक पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, आखिर कार्रवाई की आंच उस तक क्यों नहीं पहुंच रही है? स्कूल संचालक पर कब कार्रवाई होगी? क्या स्कूल संचालक अपने रसूख को इतना आगे तक बढ़ा चुका है कि उसके सामने पुलिस खुद को बौना समझ रही है, या फिर ये मिली भगत है?
पुलिस और स्कूल संचालक के बीच किसी तरह की? ये वो अहम सवाल है जिन्हें न्यूज 18 राजस्थान पूछ रहा है। और सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, मैं सिंसियरली जानना चाहता हूं, ये जो स्कूल संचालक है क्या क्या है वो, कौन है वो? 8 मार्च 2021 का है, जब चूरू के एक छोटा सा गांव है रामसरा, वहां का एक छात्र है जो कि एक पढ़ने का सपना लेके और एक निजी स्कूल जो कि झुंझुनू जिले के बिसाऊ में है, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल, वहां जाता है। उसकी तबीयत खराब होने के चलते और जो परिजन है उनके द्वारा उसको मोबाइल दिया गया था और उस मोबाइल को लेकर ही ये पूरा मामला है जो सामने आया है कि मोबाइल स्कूल में लाने की परमिशन है वो नहीं थी। और केवल इस बात को लेकर इस जो 15 साल का स्टूडेंट है इसकी पिटाई गई, जैसा सीसीटीवी के अंदर स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि किस बेरहमी से और जो स्कूल संचालक और वहाँ के जो टीचर हैं उनके द्वारा इस बच्चे की पिटाई की जा रही है। और पूरा सीसीटीवी पुलिस के पास होने के बावजूद भी और अब तक 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बावजूद कि जो परिजन है वो एसपी, डीएसपी, बिसाऊ थाना और जो शिक्षा अधिकारी है उन तक गुहार लगा चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक जो स्कूल प्रशासन है, पूछ रहा हूं कि ये जो स्कूल संचालक है उसका बैकग्राउंड क्या है? क्या वो किसी बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आता है या फिर मिलीभगत के आरोप लग सकते हैं उस पर? हो सकता है कि वो प्रशासन को पैसे खिलाता हो, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। बिल्कुल, जैसा परिजनों का आरोप है कि जो स्पष्ट तौर पे जो स्कूल संचालक है, स्कूल संचालक ने पुलिस को दबाव में लिया है, उनको रुपए दिए गए हैं, इस तरह के आरोप है, वो भी स्पष्ट तौर पे परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। और अभी भी जो झुंझुनू पुलिस अधीक्षक है उनके पास अभी 2 दिन पहले ही इनके द्वारा और गुहार लगाई गई थी, कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा 4 महीने तक अपने पास दबा के रखा गया, इसको कार्रवाई के अंदर नहीं लिया गया। ये भी जो परिजन है उनका आरोप है। किसी तरह ये सीसीटीवी परिजनों के पास पहुंचा, उसके बाद ये सीसीटीवी वीडियो है ये वायरल भी हो रहा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उस पर बड़े सवाल यहाँ लग रहे हैं कि उनके द्वारा आखिर मामला दर्ज होने के बाद, नामजद मामला दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जी बिल्कुल, और इनिशियली तो जो रिपोर्ट लिखी गई वो भी बाल समिति के हस्तक्षेप करने के बाद और उसके बाद भी मामले को सीरियस नहीं लिया जा रहा। ऐसे में ये सवाल तो जरूर बनता है कि पुलिस अपनी बात में कोई वर्जन दे भी रही है जब आपने उन तक पहुंचने की कोशिश की होगी। मनोज, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि पूरा जो मामला है ये झुंझुनू जिले का है, जो जिला है वो झुंझुनू जिले का एक बिसाऊ कस्बा है, वहाँ ये न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल है। और जो पीड़ित छात्र है ये चूरू जिले के एक छोटे से गांव रामसरा का रहने वाला है। इसलिए जो पुलिस अधीक्षक है उनसे मेरी बात हालांकि नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से जो परिजन है उनके द्वारा जो दस्तावेज दिखाए गए हैं, जो ज्ञापन दिखाए गए हैं, उनके आधार पे मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूं कि पुलिस से बार बार गुहार लगाने के बावजूद अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है?
क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर मिलेंगे, जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। व्हाट्सएप नंबर है 7977773753। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बीजेपी किसानों में भिड़ंत की। दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मनसुख मांडविया से रंजीता कोहली मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। भरतपुर में केंद्रीय हॉस्पिटल खोलने की इस दौरान उन्होंने मांग उठाई। भरतपुर में रिसर्च सेंटर खोलने की भी मांग रखी। बता दें कि रंजीता कोहली भरतपुर से सांसद हैं और उन्होंने अपने जिले के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ये दो मांगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी। उनका कहना है कि जिले में बेहतर अस्पताल नहीं है। रंजीता कोहली ने बताया कि लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और ऐसे में केंद्रीय अगर हॉस्पिटल वहां खोला जाता है तो उनके संसदीय क्षेत्र के लिए ये एक बड़ी सौगात होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिलकर सांसद रंजीता कोहली ने भरतपुर में केंद्रीय हॉस्पिटल की मांग उठाई और साथ ही एक रिसर्च सेंटर खोलने की भी उनके सामने मांग रखी। आज मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई से मिली थी, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में केंद्र का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और मेरी भरतपुर की जनता, जो कि या बयाना में हो या भरतपुर में, वो बाहर जाती है दिल्ली, जयपुर, और वहां जाकर के अपना इलाज करवा दिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर मेरे भरतपुर के अंदर केंद्र का कोई भी हॉस्पिटल आए तो मेरी जनता को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये बढ़ोतरी प्रत्येक वर्ग के लिए हुई है। 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी प्रत्येक वर्ग के लिए। ये बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। माफ कीजिएगा, श्रम विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अब अकुशल श्रमिक को 225 रुपए के स्थान पर 252 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिक को 237 रुपए के स्थान पर 264 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। कुशल श्रमिक को 249 रुपए के स्थान पर 276 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। उच्च कुशल श्रमिक को 299 रुपए के स्थान पर 328 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। यानी प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बीकानेर में रिजॉर्ट मालिक और पार्षद की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। पार्षद के पति की बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करंट लगने से मौत हुई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हाईवे जाम किया और लापरवाहों पर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को भी सड़क पर बुलाया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की फिर मांग उठाई। जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, महामंत्री मोहन सुराणा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
श्रीगंगानगर से खबर है, बीजेपी से किसान संगठनों की भिड़ंत हो गई। किसानों ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। सिंचाई, पानी, बिजली के मुद्दे पर यह प्रदर्शन था। तस्वीर देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आज ही बीजेपी का प्रदर्शन भी स्केड्यूल था और किसानों का प्रदर्शन भी स्केड्यूल था। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने तय किया कि जहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है वो उस तरफ जाएंगे। पुलिस ने उनको रोका। इस बीच कैलाश मेघवाल के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई किसान संगठनों की और उनके कपड़े फाड़ दिए। वहीं जब ये आगे बढ़ रहे थे किसान, उन्हें रोका गया और इसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को वहां लाठियां भी चलानी पड़ी। और बात करें बीजेपी के हल्ला बोल की। बीजेपी ने आज गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दौसा जिले के बीजेपी के सभी 16 मंडलों की ओर से प्रदर्शन हुआ। दौसा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर जिलाध्यक्ष रतन तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार और आरपीएससी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही अजीब वीडियो वायरल है।